नमस्कार प्रिय स्टूडेंट्स, आज की कृषि विज्ञान की द्वितीय क्लास में आपका सबका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे कल अध्याय प्रथम के अंदर अपना चैप्टर स्टार्ट किया था सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज। तो कल हमने इसका कृषि विज्ञान का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ेंगे सस्य विज्ञान को, यहाँ से प्रारंभ करेंगे। तो सस्य विज्ञान कल हमने थोड़ा सा रिवाइज करते हैं एक बार। फिर सस्य विज्ञान इंग्लिश में हम कहेंगे एग्रोनॉमी। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एग्रोनॉमस से हुई है। ठीक है, इस शब्द की उत्पत्ति एग्रोनॉमस से हुई है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोस प्लस नॉमस। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। पहला शब्द है एग्रोस, दूसरा है नॉमस। एग्रोस का हमने कल पढ़ा था फील्ड यानी भूमि या क्षेत्र कह सकते हैं। नॉमस शब्द का अर्थ होता है प्रबंधन। ठीक है, नॉमस शब्द का अर्थ होगा प्रबंधन, मतलब मैनेजमेंट। तो कह सकते हैं हम भूमि का एक प्रबंधन करना, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका क्या करते हैं, हम प्रबंधन करते हैं। इसके बाद अब सस्य विज्ञान की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है? कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों एवं क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम सस्य विज्ञान कहते हैं। एक बार वापस देखो, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन व मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों एवं क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम सस्य विज्ञान कहते हैं। तो ये डेफिनेशन है एग्रोनॉमी की, कि भी एग्रोनॉमी किसे कहेंगे। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सोइल मैनेजमेंट, फसल क्रॉप प्रोडक्शन तो करेंगे, लेकिन सोइल मैनेजमेंट को हम क्या साथ में लगेंगे, उसके प्रिंसिपल उसको साथ में लगेंगे, और उसके अंदर जितनी भी कल्चरल एक्टिविटी है उसका भी अध्ययन करेंगे। वो कौन सी क्या कहलाएगी, एग्रोनॉमी कहेंगे। हम आगे देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है, सस्य विज्ञान का महत्व क्या है। तो हमें कि भाई इसका इंपॉर्टेंस क्या है कृषि के अंदर, तो इंपॉर्टेंस देखेंगे कि हमारी लगभग अपने देश की 70% जनसंख्या कृषि व्यवसाय से जुड़ी हुई है। मतलब अपने देश की लगभग जितनी भी आबादी है उसका 70% हिस्सा है और भाग है, वो केवल कृषि व्यवसाय से जुड़ा है, जिसमें फसलों उत्पादन प्रमुख है। और उसके अंदर भी, कृषि के अंदर भी उद्यान विज्ञान है, पशुपालन है, मछली उत्पादन है, बहुत सारे अलग अलग आते हैं। लेकिन उसका भी सबसे जो 70% जनसंख्या कृषि जुड़ी है, उसके अंदर से जो फसल का उत्पादन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रमुख माना गया है। अब देखिए, खेत में उगाई जाने वाली फसलों का सस्य विज्ञान है। मतलब सस्य विज्ञान हम एक प्रकार से कहेंगे जो खेत में उगाई जाती है वाली फसलें हैं, उसको ही हम सस्य विज्ञान माना जाता है। अब देखेंगे सेकंड पॉइंट है आपका कि इसमें जल भूमि एवं पौधे के वातावरण को प्रभावित करने वाले कारकों का क्रमबद्ध अध्ययन एवं अनुसंधान किया जाता है। अब देखो, इसमें जो मतलब किसके अंदर, फसलों के अंदर, कि इसके अंदर जल और भूमि और पौधे के वातावरण को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं, उनका हम एक किससे क्रमबद्ध, एक व्यवस्थित ढंग से उसका रिसर्च करेंगे, उसके ऊपर अनुसंधान करेंगे, ताकि अपने किसानों को उसका फायदा मिल सके। अब तीसरा पॉइंट है अपने, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है, जैसे खाद्यान्न की पूर्ति और अपना आर्थिक उद्देश्य भी हो सकता है और अपने जीवन निर्वाह के लिए भी। तो मनुष्य की अपनी आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। और अब लास्ट चौथा पॉइंट देखिए, 1960 के दशक में आपको बताया होगा, मैंने क्लास 11th के अंदर पढ़ाया था, तब हरित क्रांति 1966 के अंदर आई थी। हरित क्रांति के जनक कौन थे? एमएस स्वामीनाथन। तो 1960 के दशक में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ। तो जब हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ तो विभिन्न प्रकार की नई किस्मों को रिलीज किया गया, और जितनी भी नई किस्मों को, नई सिंचाई विधियां और नई उर्वरक की विधियां, तो ये सारी चीजें को डेवलपमेंट किया। 1960 के में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ, और जिससे नई किस्में, नवीन सिंचाई विधि, उर्वरक, पौधा संरक्षण प्रारंभ हुआ, जिससे सस्य विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसके अंदर क्या, सस्य विज्ञान के अंदर इन चीजों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब 5वां पॉइंट है, जलवायु परिवर्तन के कारण मृदा प्रबंधन का उनसे आवश्यकता महसूस हुई, कि जलवायु का परिवर्तन हुआ, उसी कारण से मृदा प्रबंधन की आवश्यकता महसूस हुई। और दूसरे फसल उत्पादन, लास्ट पॉइंट है इसका, फसल उत्पादन का टिकाऊ स्रोत बनाना। मैं पहले फसल उत्पादन सिर्फ अपने जीवन निर्वाह के लिए करता, लेकिन अब उसको टिकाऊ स्रोत बनाया, क्योंकि ताकि क्या है कि उससे कच्चा माल मिल सके, क्योंकि विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रियां हैं वो अपने कृषि से जुड़ी हुई है। अपने भारत की अर्थव्यवस्था है, उसका रीढ़ की हड्डी मानी जाती है कृषि को। तो उसके अंदर व्यापार, उद्योग और ये कृषि को माना गया है। तो उसके अंदर से ये फसल उत्पादन को टिकाऊ स्रोत किया, और तो इसके अंदर से जिससे क्या होता है, हमें कच्चे माल की पूर्ति होती है। कच्चे माल कैसे की, जैसे हमने गन्ना का उत्पादन किया था, गन्ना से उत्पादन से हम क्या गुड़ या चीनी बनानी है, तो कच्चा रॉ मटेरियल हमको कहाँ से मिलेगा, इन फसलों से मिलेगा। और
और जब कच्चा माल मिलेगा तो हमें इंडस्ट्री को, उद्योग को स्थापना करनी पड़ेगी, और उद्योग की स्थापना होगी तो विभिन्न प्रकार के रोजगार का हमें अवसर प्रदान होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा था सस्य विज्ञान का महत्व। तो इंपोर्टेंस क्या है, ये प्रकार की कला और कला विज्ञान है जो इसका सारा व्यवसाय है, इसके बारे में आपको भी बताया। अब हम आगे देखेंगे कृषि विज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से। अब देखो, अब आगे देखते हैं हम कृषि विज्ञान के विभिन्न क्षेत्र कौन से हैं, किन किन क्षेत्रों के अंदर कार्यरत है, और उन क्षेत्रों के अंदर क्या सस्य विज्ञान का क्या योगदान है। तो वो सारी एक एक चीज करके हम देखेंगे। देखिए, सस्य विज्ञान की आवश्यकता और निम्न क्षेत्र और कौन कौन से क्षेत्र है। पहला है हम क्षेत्र देखिए कृषि विज्ञान, सस्य विज्ञान के निम्न क्षेत्र। देखो, पहला है कृषि उत्पादन, दूसरा है नियोजन, तीसरा है व्यवसाय, और चौथा है उद्योग। देखो, तो सस्य विज्ञान के कितने क्षेत्र है, 4 क्षेत्र है, कृषि उत्पादन, नियोजन, व्यवसाय और उद्योग। तो हम इसको एक एक करके हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि सस्य विज्ञान के कितने क्षेत्र, 4 क्षेत्र है। पहला है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जिसके अंदर फसल उत्पादन और किसी प्रकार का उत्पादन आएगा, और उसके बाद नियोजन, उसका प्लानिंग क्या है, उसके आगे की नियोजन क्या है, उसके बाद ही व्यवसाय क्या कौन से है, और इसके बाद उद्योग। ये सारी चीजें हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला हम देखते हैं कृषि उत्पादन। कृषि उत्पादन, देखो, फसलों उत्पादन का कृषि महत्वपूर्ण अंग है। फसलों उत्पादन का कृषि का ये जो है एग्रीकल्चर, मैंने पहले बता दिया आपको कि फसलों उत्पादन है वो कृषि का महत्वपूर्ण अंग है, पूर्ण अंग है। ठीक है, राष्ट्र की प्रगति का प्रथम सूचक माना गया, और फसलों उत्पादन किसी भी राष्ट्र की प्रगति जाते हैं तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रोडक्शन, क्योंकि अपने 70% जनसंख्या, अगर उसको 70% जनसंख्या है तो उसको हम खाद्यान्न, पहली बात तो हमें खाद्यान्न की पूर्ति के लिए और हमें लक्ष्य साधना पड़ेगा, तो इसलिए बहुत ही जरूरी है। दूसरी चीज है कि अगर मान लीजिए अपने पहले बताया हमने, कृषि की अर्थव्यवस्था है वो इंडिया की है या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसलिए किसी भी राष्ट्र की प्रगति का प्रथम सूचक माना है। राष्ट्र प्रगति का प्रथम सूचक माना है, प्रगति का प्रथम सूचक माना है। अब देखो, फसल उत्पादन सस्य क्रियाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। मैंने बता दिया फसलों उत्पादन सस्य क्रियाओं का बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे खेत की तैयारी से लेकर भंडारण की समस्त तरीका सस्य विज्ञान का केंद्र आते हैं। तो सस्य विज्ञान के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो फसल उत्पादन की सस्य क्रिया है, मतलब सस्य क्रिया के अंदर क्या है, खेत की तैयारी से लेकर भंडारण तक। मान लीजिए खेत की तैयारी, हम साफ सफाई से लेकर लास्ट तक बीज को हम स्टोर करते हैं, वहां तक की समस्त की उचित तरीके हैं, वो क्या आएंगे, इस सस्य विज्ञान के अंदर आते हैं। तो जितने भी ये सारी कर्षण क्रिया है किसके अंदर आएगी, सस्य विज्ञान के अंदर आएंगी, विज्ञान के अंतर्गत आती है। अब देखो, फसल की क्षेत्रवार एवं जलवायु के अनुसार उन्नत कृषि विधियों को तैयार करके वैज्ञानिक आयाम दिया गया है। अब देखो, अब किसी फसल को क्षेत्रवार, उत्पादन और जलवायु के अनुसार एक हर प्रकार की जलवायु, जैसे जैसलमेर के क्षेत्र में देखेंगे तो बाजरा उत्पादन है, अब गंगानगर से साइड देखेंगे तो अपन उनको देखेंगे तो गेहूं उत्पादन केंद्र है, तो इसी प्रकार से कहीं देखेंगे तो सरसों का उत्पादन है। तो क्षेत्रवार को देखेंगे, क्षेत्रवार और जलवायु के अनुसार उनकी उन्नत कृषि विधियों को तैयार करके वैज्ञानिक आयाम दिए गए, उनका वैज्ञानिक तरीके और बताए गए, ताकि इस तरीके उनको आभास रहे कि यहाँ पर किस प्रकार का प्रोडक्शन को लिया जा सकता है। तो इसी बात को ध्यान रखते हैं कि बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए उसके अनुरूप खाद्यान्न उत्पादन करना और खाद्य सुरक्षा का लक्ष्य साधा गया है। तो मतलब जनसंख्या बढ़ती है, अगर इस प्रकार का ध्यान रखेंगे, नहीं मान लीजिए इसकी जलवायु यहाँ की गेहूं उत्पादन की नहीं है और वहां पर हम गेहूं उत्पादन ज्यादा कर रहे हैं, तो अपनी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती रही है। तो वो बढ़ती जनसंख्या को देखकर हम क्या है कि उसको जितना हमें खाद्यान्न की आवश्यकता है वो खाद्यान्न की पूर्ति नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार से हम क्या करें, कृषि उत्पादन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अब देखो,
लक्ष्य साधा जा सकता है। अब देखो, अब दो चीज है, एक तो होता है अविकसित देश, एक होता है विकसित देश या विकासशील कह सकते हैं हम, एक होता है विकासशील, मतलब जो प्रगति के। तो दोनों के अंदर क्या है, तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ अपने जीवन निर्वाह के लिए उत्पादन करेगी। यहां पर जीवन निर्वाह के साथ साथ क्या है, प्लस आर्थिक उद्देश्य के साथ उत्पादन करेगी। इसका उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होगा, जो अविकसित देश हैं उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए लोग उत्पादन करेंगे, और यहाँ पर जो विकासशील है उसके अंदर क्या जीवन निर्वाह के साथ साथ आर्थिक उद्देश्य का भी प्रोडक्शन करेंगे। तो देखो, अब देखो, जबकि विकासशील देशों में कुछ किसान अधिकतम मुनाफे के उद्देश्य के साथ कुछ किसान जीवन निर्वाह के लिए भी फसल उत्पादन करते हैं। तो आपको तीनों आई होप कि ये सारे 4 पॉइंट आपको समझ में आ गए। पहला है कृषि उत्पादन क्या है, के अंदर फसलों उत्पादन बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए प्रथम सूचक माना गया है। दूसरा पॉइंट है खेत की तैयारी से लेकर भंडारण तक की ये सारी क्रिया है वो किसके अंदर आती है, सस्य विज्ञान के अंदर आती है। तीसरा आपका पॉइंट है कि बढ़ती जनसंख्या, सॉरी, अब देखो लास्ट वन पॉइंट है कि अविकसित और विकासशील देश के अंदर क्या है, जो अविकसित देश है उसके अंदर जीवन निर्वाह के लिए, और जो विकासशील है जीवन निर्वाह के साथ साथ क्या है, आर्थिक उद्देश्य या मुनाफे के लिए भी प्रोडक्शन करते हैं। अब देखो, ये तो आपका था कृषि उत्पादन। अब हम देखेंगे सेकंड पॉइंट है आपका नियोजन। मैंने बताया आपको एक एक करके हम समझेंगे। किसी प्रकार का आपको यदि कोई डाउट है तो आप मुझे अपने नंबर के व्हाट्सएप नंबर पर अपनी किसी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। हम देखो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नियोजन। नियोजन के अंदर देखेंगे, हमारे राष्ट्र के वर्तमान अनेक कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि शोध के अनुसार प्रसार से कार्य करते हैं। यहाँ से जिस मानव संसाधन के विकसित किया जाता है उन्हें अनेक प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। अब देखो, यहाँ से जो मानव संसाधन प्राप्त करते हैं उससे मनुष्य को क्या है, विभिन्न प्रकार के रोजगार। तो मैंने एक दिन आपको बताया था, तो अपने जो भारत की कृषि है उसके 3 उद्देश्य, महत्वपूर्ण उद्देश्य माने जाते हैं। जैसे ICAR मैंने बताया था एक दिन आपको, कृषि इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कृषि शोध। दूसरा था कृषि शिक्षा। तीसरा था कृषि प्रसार। ये थोड़ा सा मैं पहले समझा देता हूं आपको। तो इसी का यही उद्देश्य है। पहला कृषि रिसर्च करेंगे, किसी भी चीज के बारे में, किसी विशेष से क्या है कि कौन से क्षेत्र के अंदर कौन सी फसल उगानी चाहिए, या फिर किसी का प्रोडक्शन उत्पादन कम हो रहा है तो उसकी उपज को कैसे बढ़ोतरी करें, या फिर किसी भी क्वालिटी है, किसी मान लीजिए गेहूं है तो वो फूला अलग अलग के लिए, मतलब अलग अलग प्रोडक्शन के लिए, किसी रोटी बनाने के लिए या फिर अन्य प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उसके गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इस पर रिसर्च किया जाता है ना। तो जैसे दाल को देखिए, दाल के अंदर प्रोटीन की मात्रा है तो उस प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए एक नई वैरायटी को रिसर्च करते हैं उसके ऊपर। तो इसके बाद ये हो गया, और कृषि शोध कर लिया, उसके बाद उसी के क्षेत्र में कृषि शिक्षा को बढ़ावा देना, और उस कृषि शिक्षा के बाद ये जो इंफॉर्मेशन है वो विभिन्न प्रकार की किसानों तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। तो ये किसी भी, आप देखो वापस एक बार समझते हैं, हमारे राष्ट्र के वर्तमान अनेक कृषि विश्वविद्यालय कृषि शिक्षा शोध एवं प्रसार का कार्य करते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया। ये सारे अंडर किसके अंदर आते हैं, ICAR के अंदर। ICAR के अंदर सारे कृषि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय अंदर आते हैं, और उनका मुख्य कार्य है कृषि शोध, कृषि शिक्षा और कृषि प्रसार कार्य करते हैं। जहाँ से क्या है, मानव संसाधन विकसित किया जाता है, विभिन्न प्रकार के मानव संसाधन, जो मानव की पूर्ति, मानव की जो मूलभूत आवश्यकता उसकी पूर्ति के लिए विभिन्न संसाधन का उत्पादन किया जाता है। और उसका क्या है, और जो मानव संसाधन का उत्पादन किया जाएगा तो उससे क्या होगा, रोजगार प्राप्त होंगे। मानव संसाधन से क्या होंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जैसे कृषि शिक्षा, मान लीजिए कोई भी किसी फसल के अंदर रोग लगा, और रोग लगा तो उस रोग के लिए मान लीजिए किसी पेस्टिसाइड का निर्माण किया है ना, तो या फिर किसी पेस्टिसाइड का निर्माण किया, तो उस पेस्टिसाइड के निर्माण के लिए एक व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, एक कंपनी की जरूरत पड़ेगी, उस कंपनी के अंदर विभिन्न प्रकार के एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से धीरे धीरे क्या है, विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर भी प्राप्त होते हैं। अब देखो किस प्रकार से रोजगार के कौन कौन से अवसर हैं जो प्राप्त होते हैं वो देखेंगे। पहला, कृषि शिक्षण अनुसंधान
एवं प्रसार, अनुसंधान एवं प्रसार पहला कार्य। पहला अवसर इसके जो भी एग्रीकल्चर एजुकेशन शिक्षण अनुसंधान रिसर्च है उसके अंदर विभिन्न प्रकार के लोगों की जरूरत पड़ेगी और उसको वो चीज़ जो हमने शिक्षण का अनुसंधान कर लिया उसको प्रचार के लिए भी लोगों तक पहुंचाने के लिए, जैसे कृषि सुपरवाइजर है या फिर अन्य कोई है माध्यम है, पत्रिका है, तो ये माध्यम के लिए भी लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो इससे क्या रोजगार के अवसर हमें मिलते रहेंगे। बैंक में कृषि सलाहकार, बैंक में कृषि सलाहकार एवं कृषि अधिकारी जो किसानों को ये पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बैठता है, मतलब प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर पर बैठता है। कर्ज बैंक के अंदर प्रत्येक के लिए किस प्रकार का ऋण मिलता है किसानों को और उस ऋण के अंदर किस प्रकार की कितनी सब्सिडीज मिलती है या फिर उसके सारी के सारी और किस प्रकार से उस बैंक के ऋण को चुकाना और किस प्रकार से मिलेगा, तो ये सारी के सारी बैंक के अंदर कृषि सलाहकार एक लगा होता है, वो हमें इंफॉर्मेशन देता है। और कृषि अधिकारी अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बैठेगा और वो अपना पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कृषि कार्य के अंदर नवीन टेक्नोलॉजी को पहुंचाना और विभिन्न प्रकार के किसानों की समस्या के समाधान के लिए ये कृषि अधिकारी अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर कार्य करता है। उर्वरक कंपनियों में जैसे क्रपको है, इफको है, ये डीएपी यूरिया जितनी भी ये कंपनियां हैं उसके अंदर भी अपनों को रोजगार के अवसर मिलते हैं। तो ये कृषि जो क्षेत्र के अंदर आप बार बार पूछा जाता है कि कृषि के अंदर क्या क्या अवसर, क्या रोजगार के अवसर है, तो आप ये देख सकते हो उर्वरक कंपनियों में आपको रोजगार के अवसर मिल सकते हैं, जैसे क्रिप्को, इफको है ना, ये बहुत सारी क्रिप्को कंपनी है, इफको कंपनी है ना, तो ये जितनी भी पेस्ट उर्वरक का प्रोडक्शन करती है, तो ये जैसे डी यूरिया, यूएपी, ये जितने भी उर्वरक का प्रोडक्शन करती है उसके अंदर भी जो अपने कृषि शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं वो इसके अंदर अपना कार्य करके अपना रोजगार का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो पेस्टिसाइड रसायन बनाने वाली कंपनियों में पेस्टिसाइड जैसे कीटनाशी है और पेस्टिसाइड के अंदर बहुत सारे आते हैं, कवकनाशी, शाकनाशी, रोटेंडिसाइड, ये सारे जितने भी पेस्टिसाइड का निर्माण के लिए भी इसके अंदर आपको रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। पेस्टिसाइड स्टूडेंट कुछ अपना टॉपिक बाकी रह गया था जिसके अंदर हम कृषि व्यवसाय से प्रारंभ करते हैं कि हमने नियोजन पढ़ लिया था। कृषि स्नातक या बीएससी एजी ऑनर्स से जिसने डिग्री एग्रोनॉमी के अंदर आप प्राप्त की है वो एक सफल व्यक्तित्व यहाँ पर साबित हो सकता है, मतलब उसको अच्छे रोजगार के अवसर में प्राप्त हो सकते हैं। तो हमारा इसके अंदर किस क्षेत्र के अंदर कौन कौन से उद्योग है जिसके अंदर हमें मिल सकता है। पहला है एग्रो इंडस्ट्री, मतलब जितने भी कृषि उद्योग है उसके अंदर आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। खाद एवं बीज एवं कृषि दवाओं यंत्र आदि के अंदर व्यापार करते हैं, मतलब खाद बीज की दुकान खोल सकते हैं, है ना, कृषि यंत्र एवं कृषि दवाओं का व्यापार कर सकते हैं। कृषि पैदावार में लेन देन का व्यापार, मान लीजिए जितना भी कृषि उत्पादन हुआ है उसको किसान का उत्पादन से लेकर मार्केट या कृषि मंडी तक पहुंचाने के लिए जो लेन देन होती है उसका भी व्यापार हम कर सकते हैं। तो एक अच्छा व्यक्तित्व अपना जिसमें बीएससी एजी ऑनर्स या एग्रोनॉमी के अंदर जिसने उपाधि प्राप्त की है वो इसके अंदर इसका बिजनेस कर सकता है। अब देखो उद्योग कौन से हैं, तो उद्योग अपना कृषि उद्योग है या भारत की अर्थव्यवस्था है वो उसको रीढ़ किसको माना है, कृषि को। तो कृषि के ऊपर ये सब डिपेंड है। जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था के 3 स्तर में कृषि, व्यापार और उद्योग। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। मान लीजिए हमने गन्ना उगाया, गन्ना से किसका ये कच्चा माल मिल गया, अपन को कच्चा माल मिल गया और कच्चे माल से क्या बनाई, चीनी बनाई और चीनी से क्या हो गया, हम इस चीनी को मार्केट के अंदर व्यापार के अंदर करेंगे इसका। तो ये तीनों चीजें क्या है, एक दूसरे की पूरक है ना। तो हमें एक नई उद्योग को कच्चे माल की आपूर्ति होती है ना। तो कच्चे माल किस प्रकार से, तो हमें कृषि उद्योग को 2 भागों के अंदर डिवाइडेशन किया गया है। एक तो किया है उद्योग से कच्चे माल की आपूर्ति के लिए, दूसरा है तो कच्चे माल की आपूर्ति और इसके बाद एक है मतलब उसके फसल उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले साधनों के लिए। तो पहला हम पढ़ेंगे कच्चे माल की आपूर्ति के लिए किए जाने वाले प्रयोग। तो डेयरी उद्योग की स्थापना यदि हमें करनी है तो चारे वाली फसल जैसे उत्पादन करना पड़ेगा। गुड़ और चीनी का उद्योग लगाना है तो हमें गन्ना या चुकंदर वाली फसल लगानी पड़ेगी। बीड़ी एवं सिगरेट का उद्योग की स्थापना करनी है तो हमें तंबाकू की फसल को उगाना पड़ेगा। दवा उद्योग का उद्योग करना है तो हमें औषधीय फसलों को उगाना पड़ेगा। और मसाले उत्पादन है को करना है तो जीरा, धनिया, हल्दी, मेथी, मिर्च, अजवाइन, ये सारी फसलों को हमें उत्पादन करना पड़ेगा। तो ये सब जितने भी उद्योग है उनका कच्चा माल है फसलों से ही हमें मिलेगा। तो इनका सारों की सारी फसलों को हमें उत्पादन करना पड़ेगा। हम आगे देखते हैं कि देखो अब इसके बाद ये तो रहा
कच्चा माल की आपूर्ति करने के बाद अब देखते हैं हम ठीक है। अब उत्पादन में, फसल उत्पादन में प्रयोग में आने वाले साधन। अब साधन कौन कौन से? पहला देखो, फसल उत्पादन के लिए खाद व बीज, ठीक है। खाद और बीज एवं व उर्वरक उद्योग, खाद बीज उर्वरक उद्योग की स्थापना करनी, ठीक है। कर साधन बीज उत्पादन उद्योग मैंने इसी के अंदर ले लिया। पौध संरक्षण रसायन मतलब पादप की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, उनके सुरक्षा के लिए विभिन्न रसायन का उत्पादन करना पड़ता है। पादप वृद्धि हार्मोन या पादप वृद्धि रसायन, पौधे वृद्धि रसायन उद्योग, ये सारी इंडस्ट्री की स्थापना करनी पड़ेगी उनको। पेस्टिसाइड रसायन उद्योग, इसके अंदर हम कर सकते हैं अपना उद्योग की स्थापना कर सकते हैं, उद्योग पेस्टिसाइड उद्योग। सिंचाई साधन, कृषि यंत्र एवं औजार, कृषि औजार एवं यंत्र, ठीक है। तो हम देखेंगे एक एक करके वापस देखते हैं तो किन किन चीज़ों के अंदर हम कृषि व्यवसाय के अंदर ये कौन कौन से जिसका हम आपूर्ति कर सकते हैं। देखो, खाद बीज उर्वरक उद्योग की स्थापना कर सकती है। पौधे संरक्षण रसायन का उत्पादन का मतलब उद्योग की स्थापना हो सकती है। पौधे वृद्धि के अंदर रसायन मैंने बताया था, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये जितनी भी हार्मोन है पादप वृद्धि के लिए, उन रसायनों का उद्योग की स्थापना। पेस्टिसाइड उद्योग की स्थापना। सिंचाई साधन, कृषि औजार एवं यंत्र, तो ये जितनी भी इंडस्ट्री है इसके अंदर आप यदि अच्छा अपना रोजगार के अवसर उनको मिल सकते हैं। जो कृषि शिक्षा से जुड़ा हुआ है उनको भी और अन्य लोगों को भी मिल सकता है। तो ये एक प्रकार का रोजगार अवसर, मतलब आपको बताया 70% किसके आबादी है, वो जनसंख्या की, वो कृषि पर आधारित है। तो जितने सबसे ज़्यादा कोई रोजगार देने वाला है तो वो क्षेत्र है वो कृषि क्षेत्र है। तो प्रत्येक कोई न कोई क्षेत्र इसका देखें तो वो कृषि से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कच्चे माल की आपूर्ति लगभग यहीं से होती है। तो इसी प्रकार से ये जो आपका कुछ पार्ट जो आज का था सस्य विज्ञान का वो खत्म हो चुका है, कुछ बाकी था जो आपको बता दिया है। आपको उसको अगर आप ग्रुप को पॉज करके आपको जो जो चीज़ें हैं वो नोट करनी है और आपको अच्छे से नोट्स बनाना है, और किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर टुडे क्लास।